नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भारत का जो 8वीं लोकसभा चुनाव होना था वो संपन्न हो चुका है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी भारत में फिर से इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। हमारे साथ आज पत्रकार हैं, सुल्तानपुर से ही पत्रकारिता करते हैं और आप पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और पत्रकार संघ के महामंत्री हैं। इनसे जानते हैं कि इस चुनाव को ये लोग किस तरीके से देखते हैं, इस चुनाव का किस तरीके से आकलन करते हैं और क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, जनता ने किस आधार पे वोट किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह 5 साल आसान होगा या कठिन होगा, आइए जानते हैं। इन लोगों से चलिए शुरू करते हैं। सर्वेश सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो चुनाव अभी संपन्न हुआ है और एनडीए अलायंस सरकार बनाने जा रहा है, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो जो ये चुनाव हुआ है जिसमें पूर्ण जनादेश भाजपा को नहीं मिला है, निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर पूर्ण जनादेश नहीं होता तो वो सरकार कार्य नहीं कर पाती। क्योंकि किंग मेकर, एक बड़े फैक्टर यहाँ पे किंग मेकर का आया है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी किंग मेकर के रूप में हैं, जो लगातार बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि पूर्ण जनादेश न होने से कोई प्रधानमंत्री तो पूर्ण रूप से बहुमत नहीं, मतलब पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले पाता है। आप पीवी नरसिम्हा राव को देखेंगे या पुराने भी स्थिति को देखेंगे तो पूर्ण जनादेश न मिलने पे तो जो भी मंत्री होते हैं पहले तो स्वतंत्र प्रभाव होते हैं और प्रधानमंत्री की रूपरेखा पे कार्य नहीं करते हैं, वो अपने मन से कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके अनुसार चाहे उज्ज्वला योजना हो गई, चाहे अंत्योदय योजना हो गई, चाहे आप किसान सम्मान निधि होती, ये अलग अलग विभाग हैं, लेकिन कार्य मोदी जी आगे बढ़ के करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सी दिक्कतें आएंगी। मोदी जी इसको किस तरह से मैनेज करते हैं ये तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी देश के लिए जो अगर पूर्ण जनादेश ना हो, निश्चित रूप से एक संकट की घड़ी होती है और मध्यावधि चुनाव के लिए बिगुल बच जाता है। लेकिन ये भाजपा किस रूप से सरकार को चला पाएगी, किस तरह से चला पाएगी, क्योंकि अब ये जो है अलायंस के भरोसे है और नीतीश कुमार नायडू जी के भरोसे हैं, तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर देश में कुछ भी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी जी भी हो, कोई भी सरकार हो, उनको पूर्ण जनादेश मिलना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से वो निर्णय ले सके और किसी पे आत्मनिर्भर ना हो। क्या लगता है इस चुनाव में? चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इनका कहना है, पत्रकार हैं और पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी हैं और इनका मानना है कि पूर्ण जनादेश ना होना किसी भी देश के लिए खतरनाक होता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक सवाल इसी पे और पूछना चाहूँगा, क्या लगता है 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से फैसले लिए थे, इस 5 साल के कार्यकाल में वो फैसले ले पाएंगे, सक्षम होंगे या नहीं होंगे? क्या दिक्कत आने वाली है? पहले बात तो मोदी जी को थोड़े से चीज़ों से समझना पड़ेगा। जो आप आज जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही बेकार रही है और उसमें बहुत अच्छा वो नहीं मिल पाया था। सबसे बड़ी चीज़ है मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि 8,500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, 1 लाख रुपये सालाना मिलेगा। और कल देखने को मिला कि लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में लखनऊ कांग्रेस वाले काफ़ी मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई, जिनका कहना था कि मुझे एक शपथ पत्र दिया गया है, उसमें फॉर्म भर के दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी जी ने कहा था, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है और जनता, भोली भाली जनता, जो गरीब जनता है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। और उन्होंने कहा था, एक हर जगह पर उनको पम्पलेट बांटा गया जिसमें नाम भरा गया था और काट के रखा गया था कि ये आप जमा करेंगे और एक टकाटक जो है 1 तारीख को आपके अकाउंट में 8,500 रुपये आ जाएंगे, सालाना 1 लाख रुपए आएंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो है दिग्भ्रमित करने किया गया। दूसरी चीज़ ये कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था ना, इसी में उन्होंने ये कहा था कि जब सरकार बनेगी तब मिलेगा ना, सरकार ना बनने की स्थिति में तो उन्होंने नहीं कहा था। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हैदराबाद और लखनऊ में जो कहानी हुई, अगर इतनी अच्छी जानकारी अगर उनको होती, गरीब लोगों की इतनी अच्छी जानकारी होती, तो कल वो लखनऊ के कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय पे नहीं पहुंचते। जिस तरह से वो लाइन लगा के इस गर्मी में अपने बच्चों को छोड़ के इस तरह से आए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस चीज़ को, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी घटना फिर दोबारा जो है ना घटित हो। क्योंकि देखिए, लालच, लोभ ये देश के पतन के कारण है। मैं मोदी जी को भी कहूँगा कि जो आप निश्चित रूप से जो आप फ्री में राशन बांट रहे हैं, इसको बंद किया जाए। कोई भी देश होगा अगर जिसमें फ्री खाने की आदत हो जाएगी, उस देश का जो है भंडारधार होना निश्चित है, क्योंकि वो देश दिवालिया हो सकता है। तो मैं मोदी जी, राहुल जी से निवेदन करूँगा, लुभावने ये करके मुद्दा बनाकर
मतलब वोट न लिया जाए, निश्चित रूप से कार्य करने की क्षमता को जागृत किया जाए। और रही मोदी जी की बात, मोदी जी के 10 साल के कार्य काफ़ी काबिल तारीफ है, लेकिन अगर अब ये सोचते हैं कि चीज़ें अगर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उनके लिए आगे का जो समय है वो बहुत खराब रहेगा। अच्छा, क्या लगता है सर, इस चुनाव आपकी बात काटूंगा, क्या लगता है इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है जिसके आधार पर जनता ने वोटिंग की है, और कहीं ना कहीं इस बार एनडीए को भारी नुकसान उत्तर प्रदेश से हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं चल पाई कि उन्होंने 50 लोगों का नाम दिया था, जिसमें अमित शाह जी ने एक नाम पे भी मुहर नहीं लगाई और ना उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा मुद्दा ये रहा कि जो आरएसएस जो बहुत बड़ी विंग हुआ करती थी और भाजपा को सपोर्ट करती थी, उसको अब किनारा कर दिया गया। दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ जो आपसे जो बाहर के लोग आए थे उन पर दोबारा दांव लगाया गया, जिनका लगातार विरोध चल रहा था। निश्चित रूप से उनको उन पर दबाव नहीं लगाना चाहिए था, ना उनके ऊपर आगे बढ़ाना चाहिए था। सबको मिलजुल कर निर्णय लेना चाहिए, जो कि निर्णय नहीं लिया गया और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना बीजेपी को करना पड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी की स्थिति हुई। दूसरी चीज़, एक अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाए, जो जनता के दिमाग में बस गया, जिसके कारण उन्होंने इस तरह की वोटिंग की और जो दिग्भ्रमित करने वाला था और किसी कारण से बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई। अच्छा, ये नारा जब दिया गया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो इसमें कुछ सच्चाई भी थी कि नहीं थी? नहीं, देखिए, इसमें सच्चाई तो बिल्कुल नहीं थी। कहीं से भी ये संविधान के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म करने के बाद लगातार, चाहे यहाँ सुल्तानपुर संसद सीट की मेनका गांधी जी ने उन्होंने कहा आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा, मोदी जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा। निश्चित रूप से एक र्यूमर फैलाया गया संविधान खतरे में, आरक्षण हटा दिया जाएगा, जिसको वोट बैंक किया गया। लुभावने जो है शपथ पत्र दिए गए, जो कि बहुत आप देश के लिए ना ये बहुत आत्मघाती है। और मैं तो कहूँगा ऐसे लुभावने करके वोट बैंक को कंप्लीट करना, वोट बैंक लेना निश्चित रूप से देश के लिए खतरनाक है। एक गलत सिंबल जा रहा है, जो कि आने वाले देश के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, अपने लोगों से अपील करूंगा, मतदाताओं से अपील करूंगा, ऐसे लुभावनों उस पर ना आकर विकास की ओर अग्रसर हो, विकास की ओर कार्य करने के लिए अग्रसर हो, बेजुबानों के प्रति अग्रसर हो। कहाँ से उनके बच्चों को आगे बढ़ने की वो क्षमता मिलेगी, कहाँ से युवाओं को आगे बढ़ने की क्षमता मिलेगी, उस पर उनको कंसंट्रेट करना पड़े। जाति पात का जो जहर उत्तर प्रदेश में खुला है, पहले उस जाति पात से ऊपर उठ के लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प और पूरे प्रदेश का कायाकल्प। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को भ्रमित किया गया है, तो सत्ता पक्ष के बाद भी समय था, उनको जाना था, लोगों के बीच में समझाना था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो सत्ता पक्ष क्यों विफल हुई, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई और ये लोग भ्रम फैलाने में सफल कैसे हो गए? किस तरीके से? एक चीज़ हम आपको बता दें कि सत्ता पक्ष जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ी। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी पार्टी के लिए वो होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में किसी, अगर इसको मैं कहूँ कि निश्चित रूप से जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको बीजेपी ने अनदेखा किया, जिसका परिणाम उनको मिला। अगर जमीनी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर कार्य करते तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सब में सफलता उनको मिलती, निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, जिसको आप बड़े नेताओं पे दाव लगाएंगे और नीचे के नेताओं जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं उनके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, उनका संज्ञान नहीं देंगे, निश्चित रूप से आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जिसका पूर्ण रूप से दिखा कि जमीनी कार्यकर्ताओं ने आपकी बहुत निराश होकर कार्य किया और उनके अंदर वो उत्साह नहीं था, जिसके कारण बीजेपी को ये हार यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। सीटें उनकी बहुत कम आई, 30 सीटें लगभग कम आई। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक उनके इतिहास में 36 सीटें आई थी। मुलायम सिंह यादव जी जब थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस बार उनकी 36 सीटें आई। किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? 2027 का चुनाव होगा, उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने जो कार्य तो किया उसमें मैं कहीं से एक पट नहीं करता। उन्होंने कार्य भी किया, मेहनत किया, राहुल गांधी के साथ उनकी जोड़ी बनी। और जो लुभावने जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, 1 लाख का महिलाओं को उनके टका-टक पहुँच जाएगी, ये सब चीज़ें जो बातें हुई तो निश्चित रूप से उसका असर जनता पे पड़ा। जनता समझ नहीं पाई और उस रूप में उन्होंने वोट दिया कि भाई हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा जो हुई। तो निश्चित रूप से विधानसभा में जो चुनाव होंगे, अब जनता बहुत समझदार है, अगर उसको अभी देखेगा कि ऐसा कार्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से सबक सीखेगी और निश्चित रूप से अगले चुनाव विधानसभा चुनाव में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी जीतेगी और वो जमीनी स्तर पर कार्य करेगी। देख सकते हैं सर्वेश सिंह जी हैं, सुल्तानपुर से हैं, पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं और इनका मानना है कि
कहीं ना कहीं ये इस तरीके से देखते हैं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में जनादेश मिला है, जो जनता का आशीर्वाद मिला है, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया गया है और उस आधार पर जनादेश मिला है। चलिए, हमारे साथ महामंत्री जी भी हैं, जयशंकर दुबे जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं।